Why do we need financial planning? फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत ही क्या है? आपके पास जो पैसा आ रहा है उसको कहीं पे भी एक सोर्स देखो आप, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आप तुरंत ही अगले दिन ही जो आपकी बेस्ट कंपनी आपको लग रही है, टाटा लग रही है, महिंद्रा लग रही है, रिलायंस लग रही है, उसके शेयर खरीद के रख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें इतनी ग्रोथ नहीं है, इंदौर में रियल एस्टेट का मार्केट बहुत हाइक करेगा, तो आप रियल एस्टेट खरीद के रख लीजिए। क्यों प्लानिंग करने की जरूरत है? प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए, आज इतना सेव करें, अगर आपने ज्यादा सेव कर दिया है ना, तो दैट मींस आज का जीवन आपका कॉम्प्रोमाइज में चल रहा है। जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा अगर आप सेव कर रहे हो, मतलब आज की लाइफ आप अच्छे से नहीं जी रहे हो, है ना, और आप कम सेविंग कर रहे हो, तो दैट मींस आप अपने फ्यूचर को डेंजर में डाल रहे हो, है ना। तो दैट मींस देयर शुड बी बैलेंस ऑफ सेविंग, कि कितना सेविंग मुझे करना है, ना कम सेविंग होना चाहिए और ना ही ज्यादा सेविंग होना चाहिए। इसके अलावा योर सर्कमस्टेंसेस एंड नीडेड, है ना, जीवन में कभी भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं जो हमें अर्जेंट फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, हमारी नीड्स हो सकती हैं। उसी के अलावा यू नीड टू अचीव योर गोल्स, हमने कुछ छोटे मोटे गोल्स बना रखे हैं। छोटे गोल्स की बात करूं तो कार हो गया, चाहे एक अच्छा फोन हो गया, ये सब छोटे मोटे गोल्स हैं। यहाँ पर महिलाएं ज्यादा है तो हो सकता है आप लोगों को ज्वेलरी वगैरह का शौक हो, ये सब शॉर्ट टर्म गोल्स में आते हैं जो इंसान ईयरली बेसिस पे उनको कैलकुलेट करता है। प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज, प्रिपेयर फॉर रिटायरमेंट, मैनेज योर टैक्सेस। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो साथ ही साथ टैक्स प्लानिंग भी हो जाती है ना, क्योंकि हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स दे रखी है जिसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ना सिर्फ हमारे पास एक अच्छा फंड इकट्ठा हो जाता है, उस पर अच्छा रिटर्न मिलता है, बल्कि टैक्स में भी उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो टैक्स प्लानिंग के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। एंड लिव योर लाइफ विद द सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड सिक्योरिटी, हमारी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है। नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का हम सिर्फ टर्म कवर की बात करेंगे। टर्म कवर मतलब कि कितना टर्म हमारा कवर होना चाहिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ, रूल ऑफ थंब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख है, अगर आपकी एनुअल इनकम कितनी 5, तो फॉर एग्जांपल 10 साल का पेमेंट हमें हो चाहिए एज टर्म कवर, 50 लाख रुपीस हो गया। उसके अलावा हम पर कुछ लोन्स आते हैं लाइफ टाइम में, हमने उसको मिनिमम से मिनिमम दिया है, दैट 30 लाख, मोस्ट प्रोबेबली सब इससे ज्यादा ही होता होगा। इंदौर में अगर आपको एक छोटा सा मकान भी लेना है तो कम से कम 30-40 लाख रुपए का तो हाउस लोन ही लेना पड़ जाता है ना। एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन पे सिर्फ 10 लाख रुपए हम लोगों ने यहाँ पर दिया है, बहुत ही नॉमिनल। हम सब जानते हैं कि आज हायर एजुकेशन हो या उसके बाद का एजुकेशन हो, व्हाट अमाउंट वी हैव टू पे। चिल्ड्रंस मैरिज सिर्फ 10 लाख रुपए का बजट हुआ है ना, 10 लाख रुपए में तो लॉकडाउन में ही शादी हो जाती थी, अब तो और ज्यादा बजट है। लीगेसी फॉर फैमिली, फैमिली के लिए हमें कुछ छोड़ के जाना है, उसके लिए हमने यहाँ पर 25 लाख रुपए काउंट किए हैं। तो अगर अप्रोक्स देखा जाए तो इंसान को अपने टर्म में 1.15 करोड़ रुपए का फंड तो चाहिए ही हो, और इन्फ्लेशन रेट अगर हम 6% ही अज्यूम करके चलते हैं तो 5 साल बाद उस 1 लाख की इनकम होगी हो जाती है 73,000। 10 साल बाद वो 1 लाख रुपए की वैल्यू मात्र 54,000 रुपए के बराबर होगी। 15 साल बाद 39,500 और 20 साल बाद 29,000 रुपए। दैट मीन्स आपने जो कमाया है, अगर आपने सिर्फ सेव करके रखा, उसको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ इंप्लीमेंट करके इन्वेस्ट नहीं किया, तो दैट मीन्स आज जो 29,000 रुपए में आप सामान खरीद पाते हैं, कल उस 1 लाख रुपए में वो चीजें आप खरीद पाएंगे। आप सब लोगों को पता है कि आज से 10-20 साल पहले इन्फ्लेशन रेट क्या था, हमारे पास कितना पैसा होता था, कितने पैसे में घर चल जाता था, कितने पैसे में हम इन्वेस्टमेंट कर लेते थे, और आज 2022 में भी हम उस चीज को अगर आप चाहें तो उसको एनालिसिस कर सकते हैं। Assuming your current monthly expenses is rupees 25,000, taking into consideration annual inflation rate of 6%, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि 25,000 रुपए मुझे लिविंग के लिए लगते हैं, तो 5 साल बाद 33,700 रुपए का इस इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से अमाउंट निकल के आता है। उसी चीज को 10 साल बाद देखोगे तो आज जो 25,000 रुपए आपका खर्चा है वो कल बढ़ के 45,400 रुपए हो जाएगा। मतलब
20 साल बाद 82,300, 30 साल बाद 1,44,000 और 40 साल बाद 2,57,000। मतलब आज अगर हमें घर चलाने में 25,000 रुपये महीना लग रहा है, तो अगर हम 20-30 साल भी जिंदा रहते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि कम से कम 1,10,000 रुपए के आसपास मंथली एक्सपेंसेस के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग का एक एग्जांपल लिया है। हाउ मच आई नीड टू सेव नाउ, कितना मुझे पैसा सेव करना चाहिए। अगर मैं मान के चलता हूं आपने ऐसी कहीं सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा है जो अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टिंग 12% रिटर्न, एफडी से बहुत ज्यादा है, एफडी पे 7-8% का रिटर्न रहता है, 12% रिटर्न की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर 12% रिटर्न भी मिलता है और अगर मुझे फ्यूचर में 2.25 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो 12,000 रुपए महीना मुझे आज से सेव करना जरूरी है। और 3.17 करोड़ केस 2, अगर इतने फंड की जरूरत है तो मुझे 16,500 रुपए महीना आज से सेव करना चालू करना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 2.25 करोड़ और 3.17 करोड़ इतने अमाउंट का हमें नीड ही क्या है? हाउ मच विल आई नीड पोस्ट रिटायरमेंट? अगर आप मान के चलो 80 साल की हमारी उम्र है, 80 साल की उम्र तक हम जीवित रह रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि आज से 40 साल बाद, 20 साल बाद हमें कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आज मेरा खर्चा 25,000 रुपए महीना है, तो हम लोगों ने देखा था कि 20-30 साल बाद दैट विल बी 1 लाख to 1.10 लाख, है ना। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पर कैरी करता हूँ तो 1.07 लाख का इन्होंने खर्चा यहाँ पर अज्यूम किया, दैट इज योर ओनली मंथली एक्सपेंसेस, है ना। और रिटायरमेंट के बाद अगर मैं 20 इयर्स जीवित रहता हूँ, 60 साल से 80 साल की उम्र तक, 1,07,000 रुपए महीना अगर मुझे चाहिए, तो 20 साल में कितना होता है? 2.25 करोड़, दैट इज ओनली योर लिविंग एक्सपेंसेस। उसके बाद अगर हम और एक्सट्रीम सिचुएशन में जाते हैं कि अगर हम 90 साल की उम्र तक जिंदा रहेंगे, तो अगर 1.07 लाख के हिसाब से आप 30 ईयर का कैलकुलेशन करोगे, देन यू नीड अ फंड ऑफ 3.17 करोड़ रुपए ओनली फॉर योर एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस आज हम कर रहे हैं उसी लिविंग स्टैंडर्ड पे जीने के लिए हमें अगले 20 और 30 साल में कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और इतने फंड की रिक्वायरमेंट है तो हमारा इन्वेस्टमेंट आज कितना होना चाहिए? कम से कम 12,000 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट तो होना चाहिए, और वो भी कब? जब 12% का रिटर्न मिल रहा है तब। तो आई होप आप सभी लोगों ने कभी भी इतना डिटेल में नहीं सोचा होगा कि आने वाले आफ्टर रिटायरमेंट मुझे कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो थोड़ी सी शायद हमें यहाँ से क्लैरिटी मिली होगी। व्हाट डू वी नीड टू डू टू अचीव दिस पर्पस? सेव एंड इन्वेस्ट। हमें क्या करना होगा? पैसा सेव करना होगा, और सिर्फ सेव नहीं, देन वी हैव टू इन्वेस्ट। हम लोगों की मेंटेलिटी क्या है? हम जितना पैसा अर्न करते हैं उसमें से सबसे पहले दिल खोल के खर्चा करते हैं, है ना। कि भैया बच्चे को क्या चाहिए उसको वो दिला दो, घर पे किस चीज की जरूरत है, कहीं और हम अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी करते हैं। और हमारा काम क्या है कि जितना पैसा हमने अर्न किया उसमें से पहले पूरा जितना खर्चा हमें करना था कर दिया, और उसके बाद जो छुटकू पैसा बचता है हमारे पास उसको हम क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं। बट वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच, दैट हमें क्या करना होगा? इनकम में से पहले हमारी सेविंग माइनस करनी होगी। आपको डिटरमाइन करना होगा कि भैया मुझे हर मंथ इतना इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। आपकी इनकम में से वो सेविंग माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है उससे आपको आपके एक्सपेंसेस मेंटेन करना होगा। हाउ टू इंक्रीज योर सेविंग? आप अपनी सेविंग को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सबसे पहला, मैनेज योर एक्सपेंसेस, है ना। एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हम सब चाहते हैं हम सुबह से शाम तक न जाने कहीं अननेसेसरी एक्सपेंसेस करते हैं। नो व्हाट योर एक्सपेंसेस आर। सबसे पहले अपने आप से पूछिए, क्या ये खर्चा मेरे लिए करना जरूरी है? कीप योर रिसिप्ट। एक रिसिप्ट बुक आप लोगों को मेंटेन करनी चाहिए कि मैंने कितना पैसा आया और उसमें से आज के दिन में कितना खर्चा किया, सही कर। आगे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान से समझना। यहाँ पर दो फ्रेंड्स की बात की गई है, एक पिया है और दूसरी रिया, ठीक है।
मेरे को लग रहा है कि शायद आप लोगों में अमाउंट विजिबल नहीं होंगे, अगर विजिबल है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो मैं डिक्टेट कर देता हूँ। पिया जो है वो मंथली इन्वेस्टमेंट कर रही है 5000 रुपीज का। कितना कितना 5000 रुपीज का। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमने अगेन माना है 12%, दैट इज हमने जो एवरेज हमारी अर्निंग होती है रिटर्न होता है उससे ज्यादा ही हमने माना है, दैट इज 12%। और 20 साल तक पिया ने जो है 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट किए 12% रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे। अगर 20 साल तक रिया 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करती है तो बताओ उसने 20 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया? 12 लाख रुपए। पिया जो है 12 लाख रुपए अपने लाइफ टाइम में इन्वेस्ट कर चुकी है। अगर 12% की रेट पे हम उसके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न निकालेंगे आफ्टर 20 इयर्स तो 37,95,740 रुपीस का उसका एस्टिमेट का, और एट द एंड ऑफ 20 ईयर उसके पास टोटल फंड होगा 49,95,740। ये पिया का केस है जो मंथली कितना इन्वेस्ट कर रही है, ओनली 5,000 रुपीस, 12% रेट ऑफ रिटर्न पे कंटिन्यूअस बेसिस पे, कब तक? 20 इयर्स तक, है ना। पहला केस हमने समझा पिया का जिसने 20 साल तक 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट किए। उसी की एक और फ्रेंड थी रिया, उसने कहा कि मैं तो आराम से इन्वेस्ट करूंगी, तेरे को करना है तो कर, है ना। उसने बाद में इन्वेस्टमेंट चालू किया, क्योंकि वो पिया से पीछे थी तो उसने सोचा मैं एक काम करती हूँ, मैं 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करती हूँ। उसने 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट किया, 12% का ही रिटर्न है ना। और उसने कब तक इन्वेस्ट किया? 10 ईयर, ठीक है। अगेन उसका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? 12 लाख। एस्टिमेटेड रिटर्न कितना दिख रहा है? सिर्फ 11,23,391 रुपए। और उसकी टोटल इनकम कितनी हो रही है? 23,23,391। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, है ना। हम छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आज से चालू करेंगे तो कंपाउंड हो के आज से 10-20 साल बाद एक बड़े फंड के रूप में हमारे सामने आए। नो योर ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के? आई होप आप में से किसी को भी ये चीज मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। सब वेरी वेल। सेविंग अकाउंट क्या होता है, एफडी क्या होता है, नेशनल पेंशन स्कीम क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट, गवर्नमेंट सेविंग, रियल एस्टेट, बॉन्ड, शेयर, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें, है ना। रियल एस्टेट इज वन और गुड ऑप्शन। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक प्लॉट खरीद के रख लो और बाद में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। बट रियल एस्टेट में दो प्रॉब्लम मुझे लगती है। नंबर 1, पहला तो ये कि आपको ह्यूज अमाउंट की जरूरत होती है आज। अगर आप चाहो कि मैं 5-5 हजार रुपए सेव करके प्लॉट खरीद लूं तो पॉसिबल नहीं है। कम से कम 10-20 लाख रुपए आपको आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इतना फंड हमारे पास आज होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है ना, अगर मान लो आपके पास नहीं है और आपने लोन ले लिया, आपने सोचा मैं लोन ले लेता हूँ, 30 लाख रुपए का प्लॉट है, 10 लाख रुपए मैंने भर दिए, है ना। 20 लाख रुपए का मैंने लोन करवा लिया, उस पर मैं ईएमआई भरते रहूंगा अगले 12-15 साल तक, जो भी टेन्योर निकल कर रहा है, ठीक है। अब आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल 20% आपको रिटर्न मिला, किसका? रियल एस्टेट पे आपने जो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करी थी उसका। लेकिन आपने उस पर इंटरेस्ट कितना पे कर दिया? अप्रोक्स 12-13% के आसपास चल रहा है अभी, है ना। 12-13% के आसपास हमने उस पर क्या कर दिया? ब्याज दे दिया। दैट मींस एक्चुअल आपने कमाया कितना? 6 to 7%। सो इज इट वाइज डिसीजन कि भैया मैं सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दूं? नहीं। अगर आपके पास इतना पैसा सेव होके पड़ा है तो यू कैन टेक अ चांस। बट लोन लेकर अगर आप उसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे ना तो एट द एंड आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये सही डिसीजन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इक्विटी के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। गोल्ड, सेंसेक्स और बैंक एफडी की इन्होंने बात करी है कि अगर हम 1 लाख रुपया आज इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड अगर आप 1 लाख रुपए का आज परचेज करेंगे तो आज से 3 साल बाद उसकी वैल्यू अप्रॉक्स 1,64,300 होगी, है ना। बैंक एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो सिर्फ 1,17,360 रुपए, मतलब गोल्ड से बहुत ज्यादा कम है।
और वहीं पे अगर आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करें, सेंसेक्स मतलब टॉप इंडस्ट्रीज है ना, जो लार्ज कैप फंड्स रहते हैं उनकी बात होगी, तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो अप्रॉक्स 1,86,100 का रिटर्न आपको वहां पे फाइंड आउट होगा। वहीं पे अगर 5 साल और 10 साल का देखा जाए तो वहां पर और ज्यादा डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है। गोल्ड की वैल्यू 10 साल बाद 1,79,100, सेंसेक्स की वैल्यू 4,41,150 और बैंक निफ्टी की 1,95,800। ठीक है, तो अगेन यहां पर हमें क्या पता चलता है कि अगर हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज फार बेटर देन गोल्ड एंड बैंक कैपिटल। ये सेंसेक्स का कुछ रिकॉर्ड है हमारे पास जो 1995 से रिकॉर्ड किया हुआ है और 2021 तक की उसकी वैल्यू है। ये अगर 95 में किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता सेंसेक्स में तो आज उस 1 लाख की वैल्यू की 18,69,118। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या, एक भी बार आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि आपकी 1 लाख की वैल्यू कम है, और जब आप इसका रिटर्न निकालोगे तो आई होप अदर इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत ज्यादा ही मिलेगा ये।